हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अभी समाचार ये आया है अब से कुछ देर पहले कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नरेंद्र मोदी को भारत का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। तो अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं ही, वो तो काफी समय से प्रधानमंत्री हैं, अभी भी प्रधानमंत्री थे ही, तो इसमें ऐसा अनोखा क्या हो गया या फिर उनको दोबारा नियुक्त करने की आवश्यकता क्या पड़ गई। यही आज के इस लेक्चर का, इस छोटे से डिस्कशन का पॉइंट है कि संसदीय प्रणाली जो होती है, जिस तरह से अलग अलग पदों पर लोगों की नियुक्तियां होती हैं, उनसे जुड़े जो कदम होते हैं, उनसे जुड़ी जो औपचारिकताएं होती हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए। आमतौर पे ये सारी खबरें इस बार इसलिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो रही क्योंकि जो व्यक्ति पिछला प्रधानमंत्री था वही व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री भी बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब पिछले प्रधानमंत्री थे और वही अगले प्रधानमंत्री भी होने जा रहे हैं। लेकिन ये सारी खबरें आमतौर पे तब ज्यादा चर्चित होती हैं जब सरकार में परिवर्तन होता है। जब अगर मान लीजिए पिछले प्रधानमंत्री कोई और होते और आने वाले प्रधानमंत्री कोई और बनने वाले होते, तब आमतौर पे इस तरह की खबरों में काफी वजन होता है, इस तरह की खबरें काफी चर्चित होती हैं। लेकिन चूंकि अब वही सेम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो इसीलिए ये खबर जो है ज्यादा चर्चा में नहीं आई। लेकिन तब भी भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा समाचार है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके परिणामों के आधार पर बहुमत प्राप्त गठबंधन का नेता होने के कारण, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी को क्यों नियुक्त किया गया है, क्योंकि उनके गठबंधन के पास बहुमत है। इसके जो चरण थे मैं आपको बताऊंगा। बहुमत प्राप्त गठबंधन का नेता होने के कारण नरेंद्र मोदी जी को आज भारत का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। और अब रविवार को यानी कि 9 तारीख को शाम को मेरे ख्याल से 7:15 बजे का टाइम तय किया गया है। शाम को 7:15 बजे नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आपको मैं इसमें क्या क्या चरण रहे इस पूरी प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में, मैं आपको इन सारे चरणों से बहुत जल्दी बस अगले 5 मिनट में अवगत करा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 10 तारीख को शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू होने वाला है। याद रखिएगा, हिंदी, बाइलिंगुअल, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में शुरू होने वाला है। और आप AJ लाइव कोड लगा के तीनों में से जिससे चाहें आप 27,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको रोजाना फीडबैक मिलेगा। आपको 18 किताबें मिलेंगी, प्री मेंस की दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद से क्या क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, यह बात हमको पता है। और लोकसभा चुनाव के आधार पर जो परिणाम आए, हम यह कह सकते हैं कि 2 चुनाव पूर्व यानी कि चुनाव के पहले के प्रमुख गठबंधन थे। काफी लंबी चौड़ी चर्चाएं उन पर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपने देखा होगा, एक गठबंधन था NDA जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और दूसरा गठबंधन था इंडिया, ठीक है, जिसका नेता अभी तय नहीं था, लेकिन आप यह मान सकते हो कि कांग्रेस का नेतृत्व था इसके पास। तो NDA गठबंधन को करीब 295 के आसपास सीटें मिली, 293 कुछ जगह आ रहा है, तो 293 सीटें हम मान सकते हैं, जो कि बहुमत से ज्यादा है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। और इंडिया गठबंधन को, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ 232 मेरे ख्याल से आ रहा है, 234 सीटें मिली और बहुमत का आंकड़ा 272। तो अब क्या हुआ, यहां पे याद रखिएगा बीजेपी को अपना खुद का बहुमत नहीं मिला, लेकिन जो उनका चुनाव पूर्व का गठबंधन था, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा सरकार बनाने का निमंत्रण देने में चुनाव पूर्व का जो गठबंधन होता है उसको ज्यादा वरीयता दी जाती है। क्योंकि यह माना जाता है अगर आपने चुनाव लड़ा है मिलकर, इसका मतलब जिन सीटों पर दूसरी पार्टी ने चुनाव लड़ा आपने वहां नहीं लड़ा, तो चुनाव पूर्व के गठबंधन को ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो आमतौर पर राष्ट्रपति जब किसी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करती हैं तो उनके पास भी यही वरीयता होती है। अगर एक किसी दल को बहुमत मिला हो तो उसको बुलाएंगे, या फिर उसके बाद क्योंकि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला तो उसको बुलाने का औचित्य नहीं रह गया कोई। दूसरे नंबर पे वरीयता में आता है चुनाव पूर्व गठबंधन जिसे बहुमत मिला हो, तो वो NDA था।
चुनाव पूर्व गठबंधन था, बहुमत उसको मिला, 293 के आसपास सीटें उसके पास थी। तो अब क्या था, राष्ट्रपति महोदया इनको चुनाव के लिए, इनको सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करती। लेकिन उसके पहले ही मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ। तो इसके पहले परसों क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके राष्ट्रपति से मिले। देखिए सारे चरण जो है, इनकी क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने उनसे मिलकर कहा कि अब तक जो लोकसभा चली आ रही थी, 17वीं लोकसभा, इसको कृपया आप भंग कर दीजिए, क्योंकि अब वो लोकसभा, नई लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तो आप इस लोकसभा को भंग कर दीजिए। तो राष्ट्रपति महोदया ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। तो इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, 17वीं लोकसभा जो है वो भंग हुई, क्योंकि जब तक ये लोकसभा रहती, नई लोकसभा अपने आकार में नहीं आ सकती थी। तो सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया ने प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर 17वीं लोकसभा भंग कर दी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति जी से मिला और निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को नवनिर्वाचित सांसदों की सूची दी। तो निर्वाचन आयोग ने जो है राष्ट्रपति जी को नवनिर्वाचित सांसदों की सूची दी कि मैडम हम लोगों ने चुनाव कराए और उस चुनाव के आधार पर देश के 543 क्षेत्रों से ये लोग विजयी हुए हैं, ये लोग सांसद बने हैं। राष्ट्रपति जी ने उस सूची को स्वीकार किया, उस सूची को अपनी मान्यता प्राप्त करी। उसके बाद एनडीए जो था, चुनाव पूर्व जो गठबंधन था, ये आप जानते हैं, एनडीए के, याद रखिएगा, एक औपचारिकता होती है, संसदीय दल को अपना नेता चुनना होता है, ये एक औपचारिकता होती है। एनडीए में पहले से तय था कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, उन्हीं का चेहरा आगे करके इन लोगों ने चुनाव भी लड़ा था, ये एकदम स्पष्ट था। लेकिन तब भी एक बहुत ही सिंपल सी औपचारिकता होती है। संसदीय दल क्या होता है, आपके जो लोग सांसद का चुनाव जीतकर आए हैं वो कहलाते हैं आपका संसदीय दल, याद रखिएगा। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा। तो आज क्या हुआ, आज दिन में एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई। एनडीए का संसदीय दल की बैठक हुई, लोकसभा संसद के ही संसदीय दल, माफ कीजिएगा, एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई। लोकसभा की ही, मतलब ये संसद के ही प्रांगण में एनडीए के संसदीय दल की, ये दैल नहीं है दल है, क्षमा कीजिएगा इसके लिए, मैं दोबारा लिख देता हूं। एनडीए के ही, एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो है, सभी के सारे जितने सांसद चुनकर आए हैं, 293-94 जितने भी हैं, वो सबके सब एक साथ बैठे और उन सब ने, हालांकि औपचारिकता मात्र थी, सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। ठीक है, ये एक तरह की औपचारिकता ही थी, क्योंकि ये पहले ही स्पष्ट था कि नरेंद्र मोदी ही, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस संसदीय दल ने क्या किया, नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। यानी कि अब सदन में, और याद रखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 जो है वो प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि एक प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति को एड और एडवाइस देगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, और वो ये क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेंगे, उसको नियुक्त करेंगे जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा। यह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के पास सदन में बहुमत होगा, बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा लोकसभा में, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। तो यहां पर ये जो संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया, या तो उसमें क्या किया, इसके हिसाब से अनुच्छेद 75 की ये शक्ति नरेंद्र मोदी को दे दी गई कि भैया देखो, हम सभी बहुमत सांसद जो हैं वो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं और हमारा समर्थन नरेंद्र मोदी के पास है। इसके बाद, इस संसदीय दल की बैठक के बाद, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के पास गए और उन्होंने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। ये बात समझ में आई? देखिए क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सभी को पता था इनके पास बहुमत है, लेकिन उनको, क्योंकि एक औपचारिकता है तो उनको वो पूरी करनी थी। एक संसदीय दल की बैठक करानी थी, उसमें सभी ने प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव का एक कॉपी लेकर कि भाई देखिए ये सारे सांसद हैं, इन सभी सांसदों ने हमें कहा है कि मैं इनका नेता हूं, और ये लेकर ये राष्ट्रपति महोदया के पास गए और राष्ट्रपति महोदया को इन्होंने वो पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि हमें आप कृपया सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए। राष्ट्रपति महोदया ने उस पत्र पर तुरंत कार्रवाई करी और तुरंत नरेंद्र
नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यानी कि अब तक उनके नियुक्त होने के पहले तक वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, अब वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं है, अब वो जिसे हम कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्त हो गए हैं पर अभी शपथ नहीं ली है। तो अभी भी उनके पास शक्तियां सीमित ही हैं, याद रखिएगा। पूरी तरह से कार्यभार अभी भी वो अपना जो है शपथ लेने के बाद ही लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर कार्यभार लेता तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट जो होता है उसके पास कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति उसके पास आमतौर पे शपथ लेने के बाद आती है। और उन्होंने फिर राष्ट्रपति जी ने उनसे कहा कि आप हमें सूटेबल टाइम बताइए कि आप कब शपथ लेना चाहेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि कई सारे विदेशी मेहमान भी आने वाले हैं शपथ ग्रहण में, तो उन्होंने 9 जून का समय मांगा है कि 9 जून, आज 7 जून है, यानी कि परसों को शाम को, मेरे ख्याल से जो खबर आ रही है अभी तक, 7:15 बजे शाम को, परसों शाम 7:15 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण का समय मुकर्रर किया है। तो 9 जून 7:15 बजे शाम को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तीसरी बार। राष्ट्रपति महोदया ने, याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 यह भी कहता है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति बल्कि मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है उसके बारे में भी यह बात करता है और कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी कहा कि आप जिन लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं उनकी सूची भी कृपया हमको दे दें ताकि हम उनका भी शपथ ग्रहण आपके शपथ ग्रहण के साथ करा दें। ठीक है, तो 9 जून से भारत में, जिसको हम कहते हैं नरेंद्र मोदी 3.0, नरेंद्र मोदी साहब की तीसरी सरकार जो होगी, जो कि उनकी पहली बार गठबंधन की सरकार होगी, मिलीजुली सरकार होगी, वो अस्तित्व में आ जाएगी। हालांकि चूंकि प्रधानमंत्री सेम ही हैं तो ये सारी चीजें हमको औपचारिकता मात्र लगती हैं, लेकिन तब भी एक लोकतंत्र में ये बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है कि हम इन सारे चरणों को जानें और समझें। और खास तौर पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे आप सभी को इनकी समझ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बस खबर इतनी ही है कि नरेंद्र मोदी अब से भारत के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं, प्रधानमंत्री के पद पे उनको नियुक्त कर दिया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा, और 9 तारीख को वो अपने पद की शपथ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको अब मैं एक बार जाते जाते फिर से बता दूं कि भाई 10 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाना है 27,999 में, उस बैच से जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत समावेशित होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।